अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में मोहसिन दावड़ की जो तजवीज़ थी उसको भी शामिल कर लिया गया है। आज जो मोहसिन दावड़ साहब ने कहा था कि कराची का जो नेस्ला टावर है वो भी अज खुद नोटिस की वजह से गिराया गया था। माजी में 184 और 3 अज खुद नोटिस के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक भी दिया जाए। इसके अलावा इस मौके पर जो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ थे उन्होंने कहा कि ये एक बार की कानून साजी है, इसमें कोई पिंडारा बॉक्स नहीं खुलेगा। जिस पर मोहसिन दावड़ ने कहा कि पुराने एहसासात हैं, इस तरमीम पर क्यों हिचकिचा रहे हैं। सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। इस दौरान पीपल्स पार्टी ने मोहसिन दावड़ की तरमीम की हिमायत कर दी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत में ऐसा होता है कि किसी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मगर हम मोहसिन दावड़ की तरमीम की मुखालफत वापस लेते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत हुई, जिसके बाद मोहसिन दावड़ की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स तरमीमी बिल क्या है, आइए आपको बताते हैं। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुनेगा और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला कसरत राय से होगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे ज़ायद जजेस का बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुतालिक केसेस में बेंच कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ज़ेर इल्तवा केसेस में भी अपील का हक हासिल होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंदीदा वकील को भी रख सकता है। इसके अलावा हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त देने के 14 रोज़ के अंदर अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। आज ये तमाम तर कार्रवाई हुई और कौमी असम्बली से जो बिल है वो मंजूर हो गया है। अब इस बिल के बाद और जनाब जो मोहसिन दावड़ साहब की तरमीम है उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अज खुद नोटिस के मामले में नाअहल हुए थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और जहांगीर तरीन जो हैं वो भी इस मामले में अब अपीलें दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच के हवाले से और वहां पर दोबारा उनकी सुनवाई हो सकती है। इस बिल को जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है और अब इसके प्रोसीजरल क्या मामलात हैं इस जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट यासिर गोंदल साहब और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नवीद नून साहब जो कि अपना सियासी तजिया पेश करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यासिर गोंदल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे ये बताइएगा, आज जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया और ये पास हो गया है, अब इसके आगे क्या प्रोसीजर है? क्या अब ये नाफिजुल अमल समझा जाएगा या अभी इसके प्रोसीजरल और स्टेप्स हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि ये बेसिकली जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, ये इजलास में उन्होंने कौमी असम्बली में ये एक कमेटी को सपोर्ट किया था स्पीकर साहब ने। बेसिकली इसको कमेटी ने पहले सबसे पहले कबीना ने मंजूरी दी, उसके बाद स्पीकर साहब ने इसका क्या किया जो कमेटी बनाई उसने अप्रूवल दे दी, पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया। अब इसका जो अगला जो स्टेप होता है वो ये भेजेंगे, स्पीकर भेजेगा इसको बिल को सेनेट में, सेनेट से मंजूरी के बाद उसके बाद फिर वो जाएगा सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान अल्टीमेटली इस पर साइन करेंगे, तब ये जो है ना वो कानून नाफिज अमल होगा। और बुनियादी तौर पर ये इस चीज का 184(3) जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये वो आईनी मामला है। तो कानून इसमें ये बदलेंगे 2/3 से, तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ एक आजाद अदलिया पे ये कदम लगा रहे हैं ये जो इलेक्शन से। सर, लेकिन आज कसरत राय से ये मंजूर हो गया है और जैसे आप बता रहे हैं कि कल सेनेट में चला जाएगा, तो अब इसको कौन चैलेंज करेगा और कहाँ कर सकता है? इसमें अब जब मामला जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, तो सदर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर वो उसको इस्तेमाल करें तो। एक 3 है, एक तो उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये नाफिज अमल हो जाएगा। उसके बाद अगर वो वापस भेज देते हैं तो इसी तरह दोबारा जाएगा, इसी तरह सारा प्रोसीजर होकर दोबारा सदर पाकिस्तान के पास जाएगा, तो वो उसके बाद वो मंजूरी देंगे। तो
जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि सदर पाकिस्तान, क्योंकि ये एक आईनी मामला है और ये गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि आइन में जब तरमीम होगी तो वो 2/3 से होगी। उसमें कानून में तो ये बिल तो पास कर लेंगे, लेकिन जो एक आईनी है 184 जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है बुनियादी तौर पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 का है उसके तहत, तो उसको बदलना पड़ेगा बेसिकली इनको। तो वो ये उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सदर पाकिस्तान जो है वो अगर इसको भेज देते हैं रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये मामला आप इसको डिसाइड करें तो ये एक नया मार्ग खुल जाएगा। तो ये बेसिकली जो लड़ाई है ये शदीद हो रही है। ये कोई इसी तरह तो काबिल है कि कानून सारी है बेसिकली अपने जो मामला हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए ये उस तरफ लेके जा रहे हैं मामला को। अच्छा नवीसा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। नवीसा, मुझे ये बताइएगा, जो आज बिल पेश किया गया है, इस जब बिल को पेश किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है, अगर कौमी असम्बली में देखा जाए तो सबसे बड़ी जमात है, और वो जो है वो उस वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और इस हवाले से आप क्या देखते हैं, सियासी क्या असरात मुरतब होंगे इस चीज़ से? सर सियासी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको लाइन पे लेने के। सर चीज ये है कि सियासी असरात तो सर पहले दिन से मुरतब हो रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगाया जाता है कि वो नैरेटिव के मास्टर हैं और वो कोई भी बयानियां जो है वो गढ़ते हैं और लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बैक से लेके जाना चाहूंगा। देखें नैरेटिव कभी भी जो है वो कोई पॉलिटिशियन अपने तौर पर नहीं बनाता। नैरेटिव जो है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं तो नैरेटिव बनता है। अब कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी बात करता रहे उसको लोग ऑन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले दिन से बात की कि ये लोग कोई महंगाई खत्म कर दें या कोई ऐसा लोगों को रिलीफ देने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ये अपने उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप ये इस तरह से चलेंगे, अपने केसेस खत्म करवाएंगे, खुद को एनआरओ देंगे और ये अपने वो बेल्स करवाएंगे और नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी की जाएगी। सर जब उन इकदाम पे स्टेप बाय स्टेप अमल किया गया तो इमरान खान साहब का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता गया। पब्लिक देखती गई कि वाकई इमरान खान साहब कहते थे कि महंगाई से इनका कोई ताल्लुक नहीं, अवाम को रिलीफ देने से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ लाने आ रहे हैं। आज इन्होंने वो बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश करके ये चीज प्रूव कर दी कि इमरान खान 1 साल पहले हर बार सच बात कर रहा था, आज बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब 30 दिनों के अंदर अंदर अपीलें दायर हो जाएंगी, जिसमें अगर इन केस के अगर सदर के पास ये जाता भी है और जैसे कि बदरूनी तौर पर खबरें आ भी रही हैं कि इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया, उनको कहा गया कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है कोई शोर होगा ना किया जाए, और अगर इस तरह से कोई चीजें होती हैं और सदर साहब इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लो करने देते हैं तो उस सूरत में ये है कि 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपीलें दायर हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। सर इस चीज में सबसे ज्यादा नुकसान फिर भी इवेंचुअली जो है वो पीडीएम जमातों को ही होगा। देखिए आप असेंबली के फ्लोर तक आप कुछ भी कर सकते हैं, सेनेट के फ्लोर तक आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इलेक्शन में आना पड़ेगा और इलेक्शन के अंदर अवाम ये सब कुछ देख रही है और इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई मजीद नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में वो वोट से खुद ही अवाम साबित कर देगी कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जो मामला आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का नैरेटिव तो बन जाएगा, बयानिया बन जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इससे पहले भी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते आए हैं और अदलिया के इस्लाहात के हवाले से भी वो बात करते रहे। तो अब अगर अदालती इस्लाहात हो रही हैं और अदलिया के इस्लाहात के बारे में वो भी बात करते रहे कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, तो अगर अब इस्लाहात हो रही हैं, बाकी सारी जमातें जो है वो मिलकर बैठी हैं और उन्होंने फैसला किया है इस्लाहात करने का, तो इमरान खान साहब भी साथ क्यों नहीं मिलकर बैठते? वो क्यों नहीं आते? वो भी आके असम्बली में आए, उनको किसी ने रोका तो नहीं है, वो भी असम्बली में आए और आकर इस पर बहस करें। सर इस्लाहात का देखें डिफरेंट, आप डिफरेंशिएट करें इसको दो चीजों से। इस्लाहात जो इमरान खान साहब लेके आना चाहते थे वो इस्लाहात अलग थी। वो इस्लाहात को अपने को पर्सनल केसेस या अपने के जो ऊपर अपने सजाएं थी वो माफ कराने के लिए वो इस्लाहात नहीं थी। सर आप क्या समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं, जो चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियारात हैं, उनको जो है वो ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहते थे ताकि उसके साथ जो केसेस का दबाव है जो लोअर जुडिशरी के ऊपर वो कम से कम हो। और जहां तक आपने बात की पार्लियामेंट में आने की, देखिए इमरान खान साहब का ये बैड स्टेप ही कंसीडर होगा कि उन्होंने पार्लियामेंट से बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने इस्तीफे दे दिए। खैर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया, लेकिन क्या आज ये जो जमातें इमरान खान पे एलिगेशन लगा रही है कि ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं सड़कों पर जो है वो बात करना चाहते हैं, सड़कों पर मामला जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं,
जब इस इमरान खान साहब ने वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की और पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया, तो उनको पार्लियामेंट से रोकने वाली भी तो यही इत्तेहाद था, यही हुकूमत थी। उनको आने देते पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन में उनको साथ बिठाते, बताते कि जी आप ये आए, हम ये कानून साजी करते हैं, इससे जो है सिर्फ हमारा मफाद नहीं जुड़ा है, सिर्फ अवामी मफाद जुड़ा है। अब आप ये देखें कि आज जो कानून पास हुआ है इसके अंदर अवामी मफाद की सिवाय एक नस्ला टावर के अवामी मफाद की ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर सर आपने देखा है माजी में, सर आपने माजी में देखा है साकिब निसार साहब जो है वो छोटे छोटे चीजों पर जो ले लेते थे, हॉस्पिटल का मामला हो या इंतजामी लोकल लेवल के मामला हो, उन पर हमने देखा है कि आज खुद नोटिस लिए जाते रहे। उसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के दौर की कुछ मिसालें दी, तो ये मिसालें तो सर हमारे सामने है ना। सर देखे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इदारों के अंदर अच्छे बुरे अफराद आते रहते हैं, हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे अफराद आते रहते हैं। अगर एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो अगर अच्छा काम नहीं करता या वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करता है, तो क्या आप उस जिले के अंदर से उस डिप्टी कमिश्नर का ओहदा खत्म कर देंगे? वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। या आप उसके डिप्टी कमिश्नर की वजह से, लेकिन उन इख्तियारात को तो रेगुलेट किया जाएगा ना, उनके इख्तियारात को तो रेगुलेट किया जाएगा। और जी जी आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उनके इख्तियारात को तो रेगुलेट किया जाएगा। यासिर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा कि अगर जिस तरह से आप बता रहे थे कि सदर के पास 2-3 ऑप्शंस हैं, अगर सदर जो है वो इसको मंजूर नहीं करते, वो कहते जी कि इस पे इतराजात लगा देते हैं, उसके बाद फिर इसका बिल जो है वो दोबारा असेंबली में आएगा, कैबिनेट के पास होगा, या क्या फ्यूचर है इसका, फिर तब क्या होगा? उसके बाद बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी, जो 184 है जिस बेस पे ये चीफ जस्टिस का जो है ना वो इख्तियार देना चाह रहे हैं, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको देना चाह रहे हैं। आप पहले देखा क्या बनी है कि वो जैसे भाई ने कहा है कि इन्होंने तजज़िया पेश किया है कि कोई भी जब इदारे का सदर आता है तो उसकी अपनी एक जवाबदेही होती है, उसके अपने पे डिपेंड कर रहा है कि वो उस चीज का अपना इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने तो मतलब वो जो हर चीज पे वो 100 मोटो देते थे, लेकिन अगर आप देखें ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं बंजाल साहब, ये तो बड़े मतलब लिमिटेड उसमें जो आईनी वायलेशन होती हैं, जो आइन की जो सीरियल वायलेशन हो रही थी, उनसे इन्होंने 2 लिया या 3 लिया होंगे पूरे अपने टेन्योर में। तो ये तो बुनियादी तौर पर वजह क्या बनी है, ये बेसिकली अपने जो केसेस हैं उसके लिए और इलेक्शन से डिले करने के लिए। अब जो सदर पाकिस्तान के पास जो इख्तियार है कि वो अगर साइन नहीं करते तो अल्टीमेटली फिर वापस मामला आएगा, कौमी असेंबली में आएगा, फिर सेनेट में आएगा, दोबारा जाएगा। तो अगर सदर साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं तो ये एक नया माहौल खोल जाएगा। तो ये जो मामला रुकने वाला नहीं है, कंपनी ये आसानी से नहीं। बेसिकली दुनिया में 2 किस्म के जो है ना वो कंसेप्ट पाए जाते हैं। वो कहते हैं, कोई क्या कहता है कि पार्लियामेंट को मतलब कहते हैं कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, और कुछ कहते हैं जी जुडिशियल एक्टिविज्म। अब मामला यह है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा कानून पास करेगी जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, जो बुनियादी जो हुकूक इनके खिलाफ होगा, जो आइन की रूह है उसके मुनाफी होगा, तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार है कि उस पे उसको टोकरी में फेंक सकती है। जी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की है आपने, देखिए ना जुडिशियल एक्टिविज्म के हवाले से जो वकला की तंजीमें हैं वो भी आवाज उठाती रही हैं कि इसको खत्म होना चाहिए, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से भी अभी हमने हाल ही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंसूर का इख्तिलाफी नोट देखा है और उनका फैसला देखा है। तो ये अदलिया के अंदर से भी तो आवाजें आ रही हैं ना, अदलिया के अंदर से भी तो तकसीम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता इजलास में भी तो यही कहा था ना कि जनाब देखें, अगर आज भी हम इस पर कानून साजी नहीं करते, इसको रेगुलेट नहीं करते, तो मुअर्रिख हमें माफ नहीं करेगा। तो मसला तो है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अपने कवानीन, अपने लिए, अपनी सजाएं खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। तो अगर अदलिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, अगर वकला की तंजीमें जो है वो इस हवाले से आवाज उठा रही हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को खत्म करने के लिए, तो फिर अगर इस्लाहात हो रही है तो फिर इस पर इतराज क्यों? इस्लाहात पे जो इशू बड़ा मामला नहीं, ऐसा नहीं। असल में देखना यह है कि ये टाइमिंग देखनी है और देखना है कि एक जब ये 100 मोटो अपना पंजाब और केपी के इलेक्शन पे 100 मोटो दिया गया, तो उस पे 3 बुनियादी तौर पर मैं अगर आपको पास टाइम है तो मैं बेसिकली समझाना चाहूंगा कि ये जो चीज है, चीफ जस्टिस साहब ने जो 2 जजेस के नोट पे ये अपना 100 मोटो दिया, उसमें उन्होंने बेसिकली 9 रुकनी बेंच एक बनाया। उसमें से जब उन्होंने बनाया तो जो मौजूदा पीडीएम है इसने इतराज किया 2 जजेस से, तो वो 2 जजेस अलहदा हो गए। जब अलहदा हुए तो बाकी
7 जजेस जो है ना वो रह गए। उसमें से 2 जजेस ने उसको मुखालफत की और वो भी वो कहते हैं सो मोटो नहीं बनता। अल्टीमेटली उनकी जज में कोई नहीं है। तो पीछे जब नया बेंच अब चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि उन्होंने बेंच बनाना है, और वो जब बेंच 9 रुकनी बेंच टूट गया तो उसके बाद 5 रुकनी बेंच दोबारा चीफ जस्टिस साहब ने बनाया और 5 रुकनी बेंच ने समाप्त की। सर उसमें कल वाला अगर जस्टिस साहबान का हम वो फैसला पढ़ें, सर मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगा, तो उसमें उन्होंने पनामा केस की मिसाल दी है इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब उसमें जो डिसीजन 5 रुकनी बेंच में आया वो 3-2 का आया, जिसपे सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने वो एक तारीख अनाउंस की। अब बात करने का मकसद यह है कि अब टाइमिंग देखें, 1 माह से ज्यादा वो फैसला 2 रुकनी बेंच का रुका रहा, उसका क्या वजह है? और जब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं अपने पास से तारीख दी और इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए, और जब वो पिटीशन जब स्पीकर पंजाब असेंबली ने की और पहले दिन जब वो केस लगा तो उसी दिन वो फैसला वो पहले वाला आया। ये टाइमिंग का बड़ा आप देखिए ना ये मामला है। उसके बाद साथ ही जब वो आया और इधर पार्लियामेंट ने इस पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इस पे तकरीर करके तो उसी दिन उन्होंने रातों रात ये सारा ये मामला करवाया। बेसिकली ये नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए ये राह हमवार करना चाह रहे थे। आपने मुकद्दर बात सुना होगा, आज भी मजीद नवाज शरीफ ने दिल से इकरार दिया। उन्होंने कहा कि तराजू के दोनों पर बराबर के लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिकली ये तो समझने वाली बात है कि वो बार बार ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसको अदील का हक दिया जाए, जमीर तरीन को हक दिया जाए, अलीम खां और जो जितने भी बाकी है मसला टावर की बात की गई है, नवाज शरीफ साहब वो तब भी आएंगे जब उनको यहाँ से रिलीफ मिलेगा, ये कानून साजी करेंगे। बेसिकली अवाम के लिए नहीं कर रहे, ये तो सरासर आम बंदे को भी नजर आ रहा है कि ये इसलिए सारा ये मामला किया जा रहा है। इसका अवाम से कानून से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ अपने जाती तौर पर। जी आपका पॉइंट आ गया। नवीद साहब आपकी तरफ आऊंगा, जैसे बात कर रहे थे हमारे दोस्त यासिर साहब इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में और KPK में, इसके बारे में मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फायज के यहाँ पर नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा गया, ब्रेक के बाद वापस आकर जनाब नवीद साहब से सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब और KPK में होने वाले इंतखाबात के हवाले से कि उन पर ये जो आज नई कानून साजी हुई है, एक नया बिल मंजूर हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा। इस हवाले से नवीद साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर KPK और पंजाब में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसका जो आज कुछ नोटिस चल रहा है, मामला चल रहा है, इस तमाम कानून साजी का उस पर आप किस तरह से असरअंदाज होता देख रहे हैं? सर बेसिकली तो कानून साजी की ही इसलिए गई है कि जो इंतखाबात है उनको मुलतवी करवाए जा सके, या उनके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं या जो उमर खान पंजाब साहब की जो जजमेंट्स हैं उनको चैलेंज किया जा सके। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना सो मोटो केस था उसके अंदर वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया था कि आप इंतखाबात का इनेकाद को यकीनी बनाएं। अब ऑब्वियसली जब वो इंतखाबात की तारीख आगे की गई तो तारीख आगे बढ़ने के बाद वो PTI जो है वो दरखास्त लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तौहीन अदालत की। अच्छा, उसी के ऊपर ये सारे समाज चल रही थी। अभी सर कह रहे थे कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बात सारी यही है कि लेजिस्लेशन या कानून साजी इस टाइम मैटर नहीं करती, इस टाइम मैटर करती है उसकी टाइमिंग। इस टाइम उसकी टाइमिंग क्या है? बेसिकली आप ये देखें ना कि जब आपका सो मोटो ही जब चैलेंज हो गया और सो मोटो के ऊपर जब आप अपील दायर कर सकते हैं या उसके ऊपर जो है वो आप 3 जजेस जो है वो बैठ के 5 जजेस बैठ के उसके ऊपर फैसला करेंगे, तो ऑब्वियसली हुकूमत का जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया कि इंतखाबात का इल्तवा। देखिए, अपनी मर्जी से आप कोई भी कानून बनाकर किसी भी किस्म से आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लें लॉ को और फिर कहें कि जी देखो जी हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग जो है वो देखें हमने पता पा लिया इमरान खान के नैरेटिव पे, तो वो तो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ेंगे, इवेंचुअली करवाने पड़ेंगे। आज नहीं करवाएंगे, कल नहीं करवाएंगे, 8 अक्टूबर को नहीं करवाएंगे, 2 साल बाद करवाने पड़ेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएंगे? ये सारी चीजें घूम जा। अभी देखिए ना, इस कानून साजी का सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले दिनों में इसी PDM की जमातों को होने वाला है, क्योंकि बेसिकली ये कानून पहले दिन से कल परसों से ही ये चीज डिस्कस हो रही है कि ये कानून बेसिकली जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दिल से नहीं लेकर आए या PDM जो है वो अपनी रजामंदी से नहीं लेकर आए, ये कानून कहीं और से आया है। और ये रास्ता किसका रोकने की कोशिश की गई है ये सारी दुनिया को पता है।
जितनी वकला बरादरी है सबको पता है। अच्छा, मुझे यासिर साहब आपकी तरफ आऊंगा, तो वकला बरादरी किस तरह से देख रही है इसको? लाइक जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका खात्मा होना चाहिए। इस हवाले से आसमा जहांगीर साहिबा का जो है वो किरदार बड़ा रोशन है हम सबके सामने। उन्होंने जो है वो बड़ी तहरीक चलाई है इस बारे में, और उन्होंने बड़े जो है वो इसके खिलाफ इकदाम करवाने की कोशिश की है। तो अब जो वकला बरादरी है वो किस तरह से देख रही है इस सारे मामले को? जी, आपका ये सवाल बड़ा अहमियत का अमल है कि लेकिन जो वकला बरादरी है इसका डायरेक्ट तल्लुक आइन और कानून से है। अब इसमें जो मेन सबसे अहम किरदार होगा वो वकला का होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वकला ने हमेशा से जब आइन पर कदम लगी, जब सुप्रीम कोर्ट से हमले हुए, जजन को वो सारा मामला हुआ, तो अल्टीमेटली जो वकला ने तारीख चलाई और उस तारीख के नतीजे में अदलिया आजाद हुई। तो अब भी ऐसा कुछ दौर चल रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। हमेशा जो वकला हैं उन्होंने आइन और अदलिया और कानून के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्होंने हर इक़दाम किया, अपनी जान का कुर्बान करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो वो जो आज आपने देखा होगा कि ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन एक वकला की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो पाकिस्तान की है उसकी तरफ से, और लाहौर हाई कोर्ट बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, इसमें पूरे पाकिस्तान के वकला और वकला के नुमाइंदे जो सदूर वगैरह फैक्ट्री हैं वो शरीक हुए और उन्होंने एक करारदाद पास की। उन्होंने कहा कि हम अदलिया के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं और कानून के साथ। वो किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। अब बेसिकली तो ये सबको वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो पीडीएम है ये बेसिकली इन्होंने अदलिया पे हमला कर दिया और अदलिया की जो एक आज़ादी है, जो खुद मुख्तारी है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसा कर नहीं सकते। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने कल भी जैसे आपको बताया। अब जो एक बात आप कह रहे थे जिससे काजी खालिसा साहब का एक डिसीजन आया छो मोटो में, जो 20 नंबर देने के लिए यहाँ पे कुरान को, अब उसमें देखें वो एक जज हैं और वो 184(3) का कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो जजमेंट में अपना डिसीजन दे रहे हैं कि वो कदम रखी के लिए लगा रहे हैं। अब कानून पास ही नहीं हुआ, वो एक मतलब चल रहा है। अब दुनिया में आज तक ही आपने सुना ही नहीं होगा कि जब एक कानून पास ही नहीं हुआ, वो अपने मराज हजारों कानून चल रहे होते हैं। जब तक वो अधीन कानून नहीं बनता तब तक वो कोई उसके जो मौजूदा कानून होता है। लेकिन शायद वो जो कम्प्लेक्सिटी बन रही है, एक जो हिजाव का तनाव का जो माहौल बन रहा है, शायद इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा होगा जी कि देखें अभी इस पे रुक जाएं, अभी इस पे फैसला ना करें, बात ना करें, बाद में जब इसका मामले का हल निकल आता है तो फिर इसको देखते हैं। अच्छा नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, और पाकिस्तान में पहले भी मुआशी बहरान भी है, और उसके साथ साथ जो सियासी बहरान है वो भी आपके सामने है, और एक अब आईनी बहरान जो है वो भी जन्म ले रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि अब किस तरफ जाना है। जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून की तशरीह करने वालों की तरफ देख रहे हैं, कानून की तशरीह करने वाले जो हैं वो कानून बनाने वालों की तरफ देख रहे हैं, और जो मुल्क में आइन है वो पता नहीं कहां पर है। और आखिर इतना कम्प्लेक्सिटी क्यों है उसको समझने में या उसको समझाने में कि जो कोई भी मामला होता है उसमें जो है वो पार्लियामेंट जो है या कोई भी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि हमें समझाएं जी कि ये क्या मामला, ये किस तरह से हल होगा। तो ये आप क्या समझते हैं, किस तरह से ये मसाइल हल हो सकते हैं, या किस तरह से ये जो बात है ये सादा हो सकती है? अजय यासिर, अपना सुल्तान साहब, मैं सबसे पहले यासिर साहब की जो बात थी ना, जो वकला तहरीक के हवाले से, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट देना चाहूंगा। देखिए, वकला तहरीक जो सबसे कामयाब हमारे यहाँ रही वो इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली की तहरीक थी, ठीक है। उस तहरीक में, इस तहरीक में अगर ये वकला तहरीक स्टार्ट होती है, इनके स्टार्ट होती है, तो उसमें बड़ा फर्क होगा। देखिए, वो जो वकला तहरीक थी उसमें तमाम सियासी जमातें एक बात पर मुत्तफिक थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली हमने करनी है। कोई ऐसी सियासी जमात या उसका लॉयर विंग ऐसा नहीं था जो भी उस तहरीक का ऐसा ना हो। अच्छा, अब जो है, अब पीटीआई की जो अपना हामी जो ग्रुप्स है या जो वकला है वो तो इस तहरीक का आगाज करेंगे, लेकिन क्या पीडीएम जमातों में मौजूद सियासी जमातें और उनके वकला विंग, ठीक है, उनके लॉयर विंग जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? क्या वो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा ने कुछ वकला अपना नुमाइंदों से मुलाकात की, और वकला नुमाइंदों की मुलाकात में आप ये देख सकते हैं कि उसमें सीनियर वकला बैठे थे। अब क्या उन्होंने आज आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की? कतई तौर पर नहीं की। देखे ना, आज भी तो कुछ वकला ठहरे हुए ना इस हुकूमत के साथ, सेटअप के साथ, जो कि कहते हैं कि आपकी लेजिस्लेशन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है,
दूसरी चीज ये है, आप आ जाते हैं हालात और वाकयात की आप बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान में होगा क्या। सर देखें, आप मशरक़ वस्ता के ममालिक की मिसाल ले लें कि ये बिल्कुल वही आप सिनेरियो है जो कि वहां पे प्रैक्टिस किया गया कि उन मुल्कों को पहले माशी तौर पर जो है वो बदहाल किया गया, माशी तौर पर उनका गला घोटा गया। उसके बाद उस मुल्क के अंदर जो है वो खाना जंगी की सूरत हाल सियासी जमातों के दरमियान पैदा की गई। आप देखें ना कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है कि मर जाएंगे या मार देंगे या वो कत्ल करेंगे या हम कत्ल करेंगे, इस तरह की जो चीजें हैं वो खाना जंगी की तरफ जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज जो है बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट सर आ गया। आप जो कह रहे हैं कि मुल्क में जो है वो मुआशी बहरान भी है और थोड़ा सा मामला खाना जंगी की तरफ जा रहा है, तो खुदा ना करे कि इस तरह मामले जाएं और खाना जंगी जो है मुल्क में हो। हमारी दुआ है कि ये मुल्क जो है वो इससे बचा रहे। तो हमारे डिसीजन मेकर है सुल्तान साहब, जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, जिसको हम मुख्तसर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, उनको इवेंचुअली ये सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा। उनको तमाम पॉलिटिशियंस को बिठा के चीज समझानी पड़ेगी कि देखिए जब हमारे यहाँ एक पॉलिसी बनी थी कि आपकी इकोनॉमी जो है उससे ही आपका डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आज इंडिया के अंदर इफ्तिताह हुआ है, इनॉग्रेशन हुई है पुल की, जो कि शायद आईफल टावर से भी 300 कुछ मीटर ऊंचा है। और अगर आप उस पुल को देखें, सिंपल से रेलवे पुल को देखें, तो आप उसकी इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है और हम कहाँ पर ठहरे हुए हैं। हमारा टोटली शुक्रिया सर, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपकी सिर्फ बात आ गई। अच्छा, यहाँ पर वो आप दोनों का जो है वो बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया और अपनी वैलिड जो है वो इनपुट्स से हमें आगाह किया। अच्छा, मुझे ये जो है यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज करने जा रही है कल से। और इस हवाले से आज जमान पार्क में जो है वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं और जो है लॉयर विंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से भी जो है वो बहुत सारी जमातें जो है वो जो लोग हैं वो जो है वो भी आई हैं और उन्होंने आके इमरान खान साहब से, फवाद चौधरी साहब से जो है वो मीटिंग्स की हैं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं और उनके भाई फैसल चौधरी साहब जो हैं वो काफी मुतहर्रिक हो गए हैं इस हवाले से और जो है वो बात कर रहे हैं। और जो है कल इस हवाले से कुछ हमारे सामने आ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कल आके हमारे सामने ये ऐलान कर सकती है कि हम बाकायदा तौर पर जो है वो अदलिया बचाओ तहरीक का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। अगर ये अदलिया बचाओ तहरीक शुरू होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और जो इमरान खान साहब हैं और इस हवाले से जो पहले बातें होती रही हैं, आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे तजियाकार थे जनाब नवीद साहब वो भी बता रहे थे, वो भी कह रहे थे कि अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स विंग हैं वो किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा करते हैं और वो किस तरह से इसमें शामिल होते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का प्लान कर रही है और इस हवाले से जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स विंग हैं और पाकिस्तान में जो वकला तंजीमें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। बाबर अवान साहब और इसके हवाला फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब जो हैं, ये तीन लोग जो हैं वो इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को आगे लेके चलने का हमने देखा था जब जमान पार्क में पुलिस का ऑपरेशन हो रहा था, तब भी फवाद चौधरी साहब जो है वो वकला की तंजीमों को साथ लेकर आए, वकला के लोगों को लेकर आए और वकला ने आकर जो है वहां पे प्रोटेस्ट भी किया था और बाकायदा तौर पर हमारे सामने फुटेजेस आई, हमारे सामने वीडियोस आई जिसमें देखा जा सकता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब और जो दिगर उनके पार्टी के रहनुमा हैं उनसे गिरफ्तारियों से बचाने के लिए जो है वो उनको करते रहे हैं, उनके सामने वकला की जो एक ह्यूमन शीट है वो खड़ी करते रहे हैं। तो अब देखना होगा इस कानून की अपोजिशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग हैं वो किस तरह से आते हैं और आकर अपना किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से जो एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा रही है, ये तहरीक कैसे शुरू की जाएगी और इस तहरीक को किस तरह से आगे लेके चला जाएगा। जो वकला के अंदर एक तकसीम पैदा हो चुकी है, अदलिया के अंदर एक तकसीम पैदा हो चुकी है, अब उस तकसीम को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, या अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीक चलाती है, अदलिया बचाओ तहरीक के नाम से तहरीक का आगाज करती है, तो क्या उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एक आईनी बहरान आ रहा है, जो अदलिया भी तकसीम नजर आ रही है, जिस तरह से पहले हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं वो अलहदा हैं,
हमारे पास जो बाकी पार्टियां हैं, बाकी जो लोग हैं, वो अलग अलग अपने अपने जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या अदलिया भी अब खुलकर जो उनके अंदर तजादात थे, जो मामला थे, वो सामने आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स विंग है और जो अदलिया के हवाले से अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज करने जा रही है कल तहरीक इंसाफ। इस हवाले से हमारे पास और भी बहुत सारी खबरें हैं। ये जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं जाहिद उसामा साहब, जो कि आज सारा दिन जमान पार्क रहे और जमान पार्क में जो एक्टिविटी थी वो देखते रहे। वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और हमें बताएंगे वो कि किस तरह से जो है वो मामलात लेके आगे चल रही है और इस हवाले से जमान पार्क के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं और जमान पार्क में क्या तैयारियां चल रही हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो फवाद चौधरी साहब, बाबर अवान साहब, फैसल चौधरी साहब, ये तमाम लोग जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और तमाम वकला तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग हैं, उनको जो है वो एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम तर मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी वॉइस न्यूज